अस्सलाम वालेकुम। आज की न्यू क्लास के साथ हाजिर है और ये कि आप सब लोग कैसे से मतलब इतना सारा काम आप लोगों ने कल कर दिया होगा। आज की जो क्लास है उसमें चैप्टर नंबर 5 को ही हम लोग मज़ीद आगे लेकर चलेंगे और चैप्टर नंबर 5 में जो लास्ट टाइम हम लोगों ने हेडिंग वगैरह सब दी थी, जो काम हम लोगों ने आपको लिखने के लिए कहा था, समझाया गया था वर्बली, तो वो आप लोगों ने लिख लिया होगा, कर लिया होगा। प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था कि जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो किस तरीके से होती है, बॉन्ड्स किस तरह से तश्कील पाते हैं और उनकी क्या क्या वजूहात होती हैं बॉन्ड बनने की, और कौन से ऐसे हक़ाइक़ होते हैं जो बॉन्ड को बनने में मदद देते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि बॉन्ड्स की कितनी इक़साम होती हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग जो अब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको टाइप्स का जानना बड़ा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है उसकी मैंने आपको टाइप्स के बारे में बता दिया था और जो टाइप्स हमने डिस्कस की थी उसमें मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से बताया था कि इसकी मज़ीद में 3 इक़साम होती हैं। तो उन्हीं को आज हम आगे लेकर चलेंगे और समझेंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है कि इनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स की, और जो कंपाउंड बनते हैं फिर बॉन्डिंग के नतीजे में कोवेलेंट कंपाउंड, और आपके सामने लिखा हुआ है आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड, तो उनमें डिफरेंस क्या होता है। और इसके बाद लास्ट हेडिंग जो हमारी है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो हेडिंग्स में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग अगर बुक्स लेकर अपने पास बैठे हुए हैं या नोट्स हैं आप लोगों के पास, तो उसके लिए टॉपिक्स आप लोग निकाल लें और समझाने के साथ साथ टैली भी करते रहें। जब मैं आपको समझाऊँ तो आपके हाथ में बुक्स या नोट्स ज़रूर होने चाहिए ताकि आप उस चीज़ को अपने पास भी टैली कर सकें। और अगर बिल्कुल नहीं है किसी स्टूडेंट के पास तो वो नोट डाउन कर लिया करें, जो समझाया जा रहा है उसको अपने पास लिख लिया करें। तो आइए आज की फर्स्ट हेडिंग की जाने शुरू करते हैं। जी, तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आज हम पढ़ रहे हैं और टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स में 3 इसकी मेजर टाइप्स हैं और लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, सिर्फ नाम आपको बताए थे, इनकी डिटेल्स आपको नहीं बताई थी। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये तीनों कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की जो शेयरिंग है उसकी निस्बत से ये 3 टाइप्स वजूद में आती हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर की जो शेयरिंग है वो किस तरीके से किस में होती है वो हम डेफिनेशन में आपको डिफाइन कर देते हैं। डेफिनेशन में पढ़ने जा रहा हूँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है आ सिंगल या आ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर। वन इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है वो एक होता है जो शेयर किया जाता है, इज कॉल्ड आ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो सिंगल या वन इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग के या इश्तराक के नतीजे में वजूद में आता है। यानी जब 2 एटम्स आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शक्ल में होती है। तो उस सूरत में जो बॉन्ड बनता है, नतीजतन बॉन्ड जो बनता है उसे हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया गया था और वन की लिहाज से, वन की निस्बत से इसको सिंगल कहा जाता है। और इसको आगे मज़ीद हम डिफाइन करते हैं एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिंगल शॉर्ट स्ट्रेट लाइन। एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन की मदद से इसको शो किया जाता है, लेकिन सिंगल। आप देख सकते हैं आपके सामने एक डैश की शक्ल में, माइनस की शक्ल में निशान मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा उससे ज़रा सा बड़ा होता है और इसीलिए इसको कहा जाता है सिंगल शॉर्ट स्ट्रेट लाइन। एक छोटी सीधी लाइन होती है आपके सामने, हॉरिजॉन्टल वे में डली हुई होती है, तो उस स्ट्रेट लाइन की मदद से शो करते हैं। यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पर क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो यहाँ पे आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। Cl सिंगल बॉन्ड, Cl तो क्लोरीन के जो 2 एटम्स आपस में मिलते हैं Cl2 तश्कील पाता है,
उसके दरमियान जो शेयरिंग होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की होती है और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग के नतीजे में ये बॉन्ड बनता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड हेडिंग पर। सेकंड हेडिंग जो हमारी डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की सेकंड टाइप, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में डेफिनेशन में कोई खासा फर्क नहीं है, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब मैं इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करूंगा तो वहाँ है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया गया था, शेयरिंग की गई थी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया जाएगा। डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। आप कोवेलेंट बॉन्ड formed by the mutual sharing of 2 electron pairs is called a double covalent bond and it is denoted by 2 short straight lines। यानी कि एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो वजूद में आता है, तश्कील पाता है, बनता है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शराकत के नतीजे में। तो उस वक्त जो बॉन्ड तश्कील पाता है उसे हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और वजह आपके सामने, वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया गया था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया जा रहा है, उसी की निस्बत से इसको कहा जाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको हम शो करते हैं एंड इट इज़ डिनोटेड बाय 2 शॉर्ट स्ट्रेट लाइन्स। इसको हम शो करते हैं 2 छोटी सीधी लकीरों से। वर्टिकल वे में जो नहीं डली हुई होती बल्कि हॉरिजॉन्टल वे में डली हुई होती है, इसकी कतारें होती हैं 2 सीधी। यहाँ पर हमने मिसाल जो दी है वो ऑक्सीजन और कार्बन की दी है। O डबल कोवेलेंट बॉन्ड O, C डबल कोवेलेंट बॉन्ड C। तो ऑक्सीजन या कार्बन की जो फॉर्मेशन है O2 या C2 या C, तो उसके दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है वो बॉन्ड क्या कहलाता है जनाब? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि उसके दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। चलते हैं तीसरी टाइप की जानिब। तीसरी टाइप जो है वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन भी पिछली जो 2 हेडिंग है उनसे मिलती जुलती है। इस हेडिंग में आपको बताया जा रहा है अ 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर बॉन्ड इज कॉल्ड अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। उससे थोड़ी सी डिफरेंट है डेफिनेशन, लेकिन अगर आप चाहें तो वही डेफिनेशन यहाँ दे सकते हैं। सिर्फ आपने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा हुआ है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आपने यहाँ पे शो कर देना है। या ये वाली डेफिनेशन जो आपके सामने लिखी हुई है ये भी आप लिख सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की जो शेयरिंग है उसके नतीजे में जो बॉन्ड तश्कील पाता है, बनता है, फॉर्मेशन होती है, उसे हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। वजह आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि यहाँ पर जो तश्कील पाता है बॉन्ड उसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर किए जाते हैं। इस तरह का होता है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का, उसके हवाले से यहाँ जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर मैंने जो मिसाल लिखी है, इथाइन की मिसाल लिखी है। H और C के दरमियान तो आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड है, लेकिन C और C के दरमियान जो बॉन्ड है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। और यहाँ पर कार्बन जो है वो 2 हैं, हाइड्रोजन भी 2 हैं, और 2 की निस्बत से कार्बन 2 की निस्बत से इथाइन इसको कहा जा रहा है। और उसके बाद यकीनन आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तीनों टाइप्स आपको समझ में आ चुकी होंगी, क्योंकि तीनों डेफिनेशन आपको मिलती जुलती हैं। एक आपको बड़ा फर्क जो नज़र आया है यहाँ पर वो ये नज़र आया कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो शेयर किए जा रहे हैं उसकी तादाद बढ़ने से या कम होने से टाइप्स डिफरेंट होती है। तो जो आप जहन में रखेंगे बात, डेफिनेशन कोई भी एक याद आप कर लें और उस डेफिनेशन में आप सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग कर दें और यहाँ पे चेंजिंग कर दें, आपको तीनों डेफिनेशन इंशाल्लाह आसानी से याद हो जाएंगी। तो याद करते वक्त क्लूज़ को अपनाया करें, शॉर्ट कीज़ को अपनाया करें, ताकि आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाए। और कोई बच्चा हमेशा कामयाब होता है जो टेक्निक्स या ट्रिक्स की मदद से याद करता है। तो यहाँ पे ट्रिक मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की जगह आप यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर लिख देंगे, या सिंगल शॉर्ट स्ट्रेट लाइन की जगह डबल या 2 शॉर्ट स्ट्रेट लाइन आप लिख देंगे। तो डेफिनेशन आपकी सेम रहेगी, लेकिन 2 चीज़ों के बदलने से वो नई टाइप की डेफिनेशन बन सकती है। और इसी तरीके से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तीनों टाइप्स पढ़ने के बाद आजकल जो हमारा एक अहम टॉपिक है कि डिफरेंस कई बार एग्जाम में आ चुका है। कोई डिफरेंस मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने, आप चाहे तो आपके सामने लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऊपर और नीचे जिस तरह मैंने पॉइंट बना के लिखे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जो हेडिंग है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। जो मेन हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयोनी और इश्तराकी जो मरकबात होते हैं उनके दरमियान फ़र्क यहाँ हम बयान कर रहे हैं। और आयोनी जो मरकबात होते हैं, कंपाउंड होते हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं। 4 पॉइंट मैंने उनके लिख रखे हैं। फिर इसी तरीके से जो इश्तराकी मरकबात होते हैं
कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। 4 पॉइंट मैंने उनके लिख रखे हैं और आप चाहें तो मैंने आपको पहले बताया, दोबारा बता रहा हूँ, आमने सामने भी इनको लिख सकते हैं पॉइंट्स को, वो भी डिफरेंस कहलाएगा, ये भी डिफरेंस कहलाएगा। तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की जानिब। आयोनिक कंपाउंड का जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, पहले मैं पढ़ रहा हूँ ताकि अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें। द आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड, हार्ड एंड ब्रिटल। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ जो मैं पढ़ रहा हूँ। स्क्रीन पर जो आप लोग देख रहे हैं, आप चाहे तो वो भी कॉपी कर सकते हैं, अगर नहीं दिख रहा है तो आपको मेरी आवाज़ ज़रूर आ रही होगी, आप वहाँ से सुनकर भी लिख सकते हैं। द आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड, हार्ड एंड ब्रिटल। तो यकीनन आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब तक मेरी आवाज़ पहुँच चुकी होगी। अब मैं इसकी डेफिनेशन बयान कर देता हूँ। आयोनिक मुरक्कबात ऐसे मुरक्कबात होते हैं जो सॉलिड होते हैं यानी कि ठोस, हार्ड यानी कि छूने पर सख्ती महसूस होती है इनको, और ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब बआसानी जो चीज़ गिरकर टूट जाए, जैसे कांच या चीनी मिट्टी वगैरह। वो आपके सामने चीनी मिट्टी के जो शोपीसेस वगैरह अक्सर आपने देखे होंगे, उनको छूने पर सख्ती महसूस होती है, हार्ड होते हैं, लेकिन अगर आपके हाथ से छूट कर गिर जाए तो वो टूट जाता है, तो इसीलिए उनको कहा जाता है ब्रिटल। लोहे को हम ब्रिटल नहीं कह सकते, स्टील को हम ब्रिटल नहीं कह सकते, कोई सा भी मेटल हो उसको हम ब्रिटल नहीं कह सकते, क्योंकि वो अगर गिर जाए तो वो इतनी आसानी से नहीं टूटता। हाँ, लेकिन जो कांच होता है या दूसरी जो आसानी से टूटने वाली चीज़ें होती हैं जैसे चीनी मिट्टी वगैरह, तो उनको हम ब्रिटल ज़रूर कह सकते हैं। तो ये ब्रिटल होते हैं, सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। अब मैं इसी का सेकंड पॉइंट नहीं पढ़ूंगा, बल्कि कोवेलेंट कंपाउंड का फर्स्ट पॉइंट पढ़ूंगा, ताकि आपको साथ साथ डिफरेंस पता चले यहाँ पर और वहाँ पर क्या चेंजिंग्स आ रही हैं। कोवेलेंट मुरक्कबात या इस तरह की मुरक्कबात का पहला पॉइंट है, कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट ऑल द 3 स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वहाँ पर बात हो रही थी सिर्फ सॉलिड की, यहाँ पर सॉलिड की बात नहीं हो रही। एक बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों में, और वो ये है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो तीनों हालतों में पाए जाते हैं जनाब, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस। दे एग्जिस्ट ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आप जानते हैं मादे की यही तीनों हालतें होती हैं जो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं 3-4 क्लासेस से। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ ये तीनों हालतों में पाए जाते हैं जनाब कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के दरमियान। तो चलते हैं सेकंड पॉइंट की जानिब, जो कि है आयोनिक कंपाउंड से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट जो है आयोनिक कंपाउंड का, उसमें बताया जा रहा है द आयोनिक कंपाउंड्स डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट आर conductors of electricity either in melted state or in the form of aqueous solution. Again repeat कर रहा हूँ एक मरतबा, the ionic compounds don't conduct electricity in solid state but are good conductors of electricity either in melted state or in the form of aqueous solution। यानी कि आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, मतलब बिजली को नहीं गुजारते अपने अंदर से। कंडक्ट पाने मौसर होता है किसी चीज़ को अपने अंदर से गुजरने देना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक बात काबिल जिक्र है, इन द सॉलिड स्टेट, यानी आयनिक कंपाउंड अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कब पास नहीं होने देते, सॉलिड स्टेट, बट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यही आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। किस वक्त बन जाते हैं? आइदर इन मेल्टेड स्टेट, या तो पिघली की हालत में, और इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, या इनके जो आबी महलूलात हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जनाब, जब हम किसी चीज़ को पानी में शामिल करके सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है उसमें पानी को एक्वा कहा जाता है, और एक्वा माने आप, पानी। तो पानी को अगर हम शामिल करके कोई सॉल्यूशन तैयार करते हैं, यानी सॉल्वेंट हमारा जो है वो
पानी हो, अगर सॉल्यूट कोई सा भी हो तो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। मिसाल के तौर पर नमक आपने शामिल किया पानी में, हल कर लिया, तो नमक का जो महलूल है पानी के साथ वो कहलाएगा एक्वस सॉल्यूशन। तो इनके अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं या इनको मेल्टेड स्टेट में ले आएँ तो उस वक्त इनकी ये प्रॉपर्टी बैक कर जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो जहाँ ये कंडक्टर नहीं थे अब ये गुड कंडक्टर बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ नॉन कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर भी है, स्टेट का फर्क है। कहीं पर वो अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो लिक्विड स्टेट में या फ्यूज स्टेट में है या मेल्टेड स्टेट में तो वो कंडक्ट कर सकते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड का जो सेकंड पॉइंट है, अ प्योर कोवेलेंट कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक प्योर या खालिद जो इस तरह की मुरक्कबात होते हैं वो अपने अंदर से बिजली को नहीं गुजरने देते, बिजली के गैर मौसर होते हैं। ओनली पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि सिर्फ जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड मैंने एंड में हेडिंग लिखी हुई है, फिर मैं बता दूंगा आपको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है। अगर कोई कंपाउंड कोवेलेंट है और पोलर है तो वो अपने अंदर से फिर बिजली को गुजरने देगा, बिजली का कंडक्टर बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखना है आपके लिए, एक्वस सॉल्यूशन वो भी आपको खालिस हालत में अपने अंदर से करंट नहीं गुजरने देगा, लेकिन अगर आप उसको पानी में शामिल करके उसका कोई कंपाउंड को हल करके सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन, तो फिर उसके अंदर से बिजली या करंट गुजर सकता है। तो ये दो पॉइंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आयोनिक कंपाउंड का जो थर्ड पॉइंट है उसकी तरफ हम चलते हैं। आयोनिक कंपाउंड का थर्ड पॉइंट हमें बता रहा है आयोनिक कंपाउंड्स है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, पॉइंट बहुत आसान है, दोबारा रिपीट कर देते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि नुक्ता पिघलाव और नुक्ता जोश, ये दोनों हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ किसी टेम्परेचर पर पिघल रही है तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, और वो चीज़ अगर मेल्ट होने के बाद एक खास टेम्परेचर पर आबी बुखारात की शक्ल में हवा में तहरीर हो रही है तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि आयोनिक कंपाउंड का चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों ज़्यादा हो। हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का मतलब यही है कि जितने भी जो आयोनिक कंपाउंड है उनका जो नुक्ता पिघलाव या नुक्ता जोश या नुक्ता फैलाव जो है वो हाई होता है, ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट हमें जो बता रहा है कोवेलेंट कंपाउंड्स का, वो बता रहा है कोवेलेंट कंपाउंड्स मेल्ट एंड बॉयल एट रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर। ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट है पॉइंट। वहाँ पे आपसे कहा गया था कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के, वो हाई होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल उसका डिफरेंट एक नज़र आ रहा है आपको पॉइंट कि जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, इस तरह के मुरक्कबात होते हैं, वो आम तौर पर कम दर्जा हरारत पर पिघल भी जाते हैं और बॉयल भी हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। पॉइंट नंबर 4 की जानिब हम चलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के। आयोनिक कंपाउंड्स का पॉइंट नंबर 4 हमें बता रहा है आयोनिक कंपाउंड आर नॉन वोलेटाइल, यानी जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। और वोलेटाइल जो है या वोलेटाइलिटी जो हमें कहते हैं वो किसको कहते हैं, मैंने सामने छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई। पासिंग ऑफ रेडली इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, एक ऐसी चीज़ जो आसानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए उसे हम कहते हैं वोलेटाइल। और ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, मतलब कि गैर मुस्तहकम होते हैं। और गैर मुस्तहकम नॉन वोलेटाइल को नहीं कहेंगे, वोलेटाइल को कहते हैं गैर मुस्तहकम। तो यहाँ पे ये मुस्तहकम होते हैं। अगर आप वोलेटाइल की डेफिनेशन भी लिखना चाहें काम आ सकती है आगे चल के आपकी, तो आप शॉर्ट डेफिनेशन एक लिखी हुई है, पासिंग ऑफ रेडली इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, एनीथिंग विच इज पास ऑफ रेडली इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड वोलेटाइल। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पॉइंट नंबर 4 में आपको बताया जा रहा है कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। अब पॉइंट नंबर 4 हम पढ़ते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स का। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मोस्टली वोलेटाइल, ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स
वोलेटाइल होते हैं, यानी कि गैर मुस्तहकम होते हैं। ये भी बिल्कुल अगेंस्ट आ रहा है ऊपर वाले पॉइंट्स के। ऊपर वाला जो पॉइंट्स था उसमें नॉन वोलेटाइल का जिक्र किया गया आयनिक कंपाउंड के हवाले से, जबकि यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड के हवाले से जिक्र किया गया वोलेटाइल का, यानी कि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ज़्यादातर उसमें वोलेटाइल होते हैं। तो ये हमारे 4 डिफरेंसेस थे बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। बड़ी डीपली मैंने आपको समझा दिए, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुके होंगे। अब चलते हैं लास्ट हेडिंग जो हमारी आज की है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की उर्दू पहले मैं लिखूं। कुछ भी इस तरह की बॉन्ड, पोल जो है वो कुतुब को कहते हैं और पोलर जो है वो उसकी उर्दू है कुतुबी। कुतुब से लिखना है लफ्ज़, आप जानते होंगे नेगेटिव पोल है पॉजिटिव पोल। यहाँ पर जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बहुत आसान है, आपके सामने मैं भी डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, चाहे तो लिख लीजिएगा। बहुत आसान और सादा सी डेफिनेशन है। द कोवेलेंट बॉन्ड formed between atoms having different electronegativities is called polar covalent bond. Again repeat, the covalent bond formed between atoms having different electronegativities is called polar covalent बॉन्ड, यानी कि ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा इश्तराकी बॉन्ड जो दो ऐसे एटम्स के दरमियान तश्कील पाए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंट हो। यानी अगर एक की 2 है तो दूसरे की 3 हो, एक की 3 है कि दूसरे की 4 हो। इस तरीके से अगर दो एटम्स आपस में मिलकर एक बॉन्ड तश्कील दे रहे हैं और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में फ़र्क है, डिफरेंट है, मामूली सा फ़र्क भी जो है वो काउंटेबल है। अगर 1.2 है पहले की, दूसरे की 1.3 है, वो भी डिफरेंट एक आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उस वक्त जो बॉन्ड तश्कील पाएगा वो क्या कहलाएगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने ठहर कर तमाम चीज़ें आपको डीपली बता दी हैं और एक एक चीज़ के हवाले से मैंने मिसालें भी दी आपको। आज की क्लास में जो ख़ास तौर पर हम लोगों ने अहम जो टॉपिक्स पढ़े उसमें ज़्यादातर जिक्र जो हुआ वो डिफरेंस के हवाले से हुआ, और डिफरेंस जो है वो याद करते वक्त आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि वही टेक्निक्स अपनानी होंगी। ऊपर जो पॉइंट आपने याद किया है, नीचे ज़रूरी नहीं कि उसके अगेंस्ट हो या उसके बिल्कुल ही खिलाफ हो सकता है, उससे मिलता जुलता पॉइंट हो। ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि उसके अगेंस्ट हो, क्योंकि डिफरेंट जब हम बयान करते हैं तो ऐसी चीज़ों को फोकस करते हैं जिस जो आपस में मैच ना करें। और आपने देखा ज़्यादातर पॉइंट्स हमने जो आज के लिखे या पढ़े या समझे, उसमें ज़्यादातर पॉइंट्स ऐसे थे जो आपस में मैच नहीं हो रहे थे। एक चीज़ अगर ओनली हार्ड स्टेज में मौजूद है तो दूसरी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हालतों में मौजूद है। तो ये चीज़ आप तो ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह याद करने में आपको बड़ी आसानी होगी। और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया कि जब आप टाइप्स ऑफ बॉन्ड याद करें तो उस वक्त क्या शॉर्ट कीज़ आपको अपनानी है। तो आज की क्लास के हवाले से अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो या कोई सवाल ऐसा हो जो आपके जहन में हो, उससे आप अभी कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट के जहन में कोई सवाल है बेटा? ऑनलाइन क्लास में मौजूद किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? कौन सा? जोर से बोलिएगा। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा ठीक है बेटा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जी जी, जो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है वो आप लोगों ने यकीनन लिख ली होगी। आखिरी इलेक्ट्रॉन्स पेयर बॉन्ड इज कॉल्ड अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड।
और अगर आप चाहें तो यहाँ जो सिंगल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड पे आपने डेफिनेशन लिखी थी, इसकी मदद से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आप इसमें डेफिनेशन लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर इज कॉल्ड अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ लिखा हुआ है, वहाँ आप लिख दीजिएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूँ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान तो तश्कील पाता है, लेकिन जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की वो 3 होती है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े आपस में शेयर किए जाते हैं। सिंपल सी बात है, इसलिए हम ट्रिपल कहते हैं इसको। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया जाएगा तो उसे हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, और अगर सिंगल यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया जाएगा तो उसे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर नहीं किया जाता। अगर आपके जहन में ये सवाल हो कि जनाब ट्रिपल के बाद 4 भी आ सकता है, तो ऐसा नहीं है। या तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, या तीसरा फिर आखिरी जो हद है वो थर्ड यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए जाएंगे। तो उस सूरत हाल में जो बॉन्ड तश्कील पाएगा उसे हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, समझ आ गया? और इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है या आपको कुछ पूछना है? ठीक है, आज की क्लास का फिर इख्तिताम करते हैं। और आप लोगों को हर क्लास में बताया जाता है कि तमाम जो क्लासेस हैं केमिस्ट्री की वो अपलोड कर दी जाती हैं स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। लिहाजा कोई भी चीज़ आपको रिवाइज़ करनी हो, रिपीट करनी हो, समझनी हो, दोबारा कोई चीज़ जहन से निकल गई हो, तो आप यूट्यूब चैनल पर जाके आपकी जो केमिस्ट्री की क्लास है उसको रिपीट कर सकते हैं, कई मरतबा देख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास में भी तमाम स्टूडेंट्स इसी तरीके से मौजूद रहेंगे, और जो काम मैंने दिया है वो आप सब लोग ज़रूर लिख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।